आज कोलकाता का मौसम बहुत खराब हो रखा था। तूफान के साथ बारिश उफान पर थी। सड़कें पानी से भरी हुई थी। रोड पर इस वक्त इनका दुका गाड़ी ही आती जाती दिख रही थी। बाकी सिर्फ बारिश का शोर ही वहां चारों तरफ पसरा हुआ था। रात के 11 बजे एक लड़की बारिश में भीगते हुए चली जा रही थी। उसके आंखों से बस आंसू बह रहे थे, वहीं पैरों से खून रिस के बारिश के पानी में मिल रहा था, पर उसे जैसे उसके जख्म का कोई होश ही नहीं था। वो बेसुध सी बस रोड पर चली जा रही थी। तभी उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की तरफ देखा तो एक तेज रोशनी से उसकी आंखें चंदिया। रोशनी बंद होते ही सामने देख उसकी आंखें चौड़ी हो गए। सामने सीट पर बैठे थे जिसमें से एक लंबा सा कोट पहना हुआ आदमी जीप से उतरा और उसके तरफ बढ़ने लगा। लड़की उसे पास आता देख डर से कांपने लगी और अपने कदम पीछे लेने लगी। आदमी उसके तरफ बढ़ता हुआ बोला, क्यों रे, बहुत होशियार समझती है खुद को कि हमारे कोठे से भाग निकलेगी और हम तुझे खोज नहीं पाएंगे। बोलते हुए उसने लड़की के बालों को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। लड़की दर्द से करा उठी, उसके आंखों से आंसू की तेज धारा बहने लगी। आदमी ने लगभग खींचते हुए उसे दूसरी तरफ खड़ी वेन में धकेल दिया और खुद भी उसमें घुस के गेट को बंद कर दिया। बाकी सारे जीप में बैठ गए। कुछ पल बाद वहां के सन्नाटे में एक दर्द भरी चिख गुज उठी। साथ ही साथ वहां की बारिश भी तेज हो गई। तूफान के साथ बादल की गर्जन भी पहले से और ज्यादा भयावह हो चली, जैसे वो भी उसके दर्द को महसूस करके रो रहे हो। उस तेज बारिश और बदलों की गिड़गिड़ाहट में उसकी आवाज दबने लगी। वो आदमी अंदर किसी जानवर की तरह उसे नोचे जा रहा था, उसकी आत्मा को मारे जा रहा था। लड़की अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसकी हालत पहले से ही बहुत खराब थी। एक पल बाद लड़की ने खुद को नाकाम कोशिश करने से पीछे खींच लिया और बेजान सी हो के खुद को ढीला छोड़ दिया। उसने अपनी आँखों को कस के मींच लिया और एक बार फिर आंसू की धारा उसके आंखों से बहने लगी। वो किसी खिलौने की तरह उसके जिस्म के साथ खेलता रहा। जब तक उसे शांति नहीं मिली वो उसे दर्द देता रहा। लड़की बस खुद को मरा हुआ महसूस कर रही थी। आदमी ने उसे अलग किया और अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, आगे से मेरे खिलाफ जाने की सोचियों भी मत। और भूल मत, तेरा पति हम तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं तुझे रोज एक नया कस्टमर देता हूँ, फिर भी इतने नखरे। चल कोई ना, अब से मैं तुझे इन सब से आजाद ही कर देता हूँ। वैसे भी अब तू मेरे किसी काम की नहीं है। आज जो तेरी हालत मैंने की है उसके बाद तुझमें वो बात नहीं रही। बोलते हुए उसने लड़की को अपने कंधों पर डाल लिया। लड़की एक लाश की तरह आंखें बंद किए हुए रह गई। सही तो कहाँ, एक जिंदा लाश ही तो हो गई थी वो। उसके शरीर पर अनगिनत जख्म हो रखे थे, जैसे किसी खूंखार शेर ने किसी हिरन को अपना शिकार बनाया हो। वो बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने दर्द को समेट रही थी। अब तो उसके आंसुओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। कुछ पल बाद उसने खुद को हवा में झूलते हुए महसूस किया। उसने आंखें खोली तो सामने सिर्फ काले आसमान में बादलों से घिरे चांद को देखा। वो खुद को नीचे गिरते हुए महसूस कर रही थी। आदमी ने उसे नीचे बहती नदी में फेंक दिया था। लड़की ने अपनी आंखें बंद की और खुद को ढीला छोड़ दिया। वो खुद अब जीना नहीं चाहती थी। मर तो तभी गई थी जब उसके साथ गलत होना शुरू हुआ था। अचानक एक तेज आवाज के साथ वो नदी में जा गिरी। आदमी ने जब पानी में गिरने की आवाज सुनी तो एक गंदी सी हंसी हंसते हुए जीप में बैठकर वहां से निकल गया। सुबह का वक्त कोलकाता। नदी के किनारे बहुत से मछुआरों का समूह अपनी अपनी नाव लिया खड़ा था। मछुआरे सुबह भोर में ही मछली पकड़ने यहाँ आ जाया करते हैं। सब अपनी अपनी नाव में बैठकर जाल फैलाने आगे बढ़ने लगे। तभी एक तरफ से जोर की चिक सुनाई दी। सब अपनी अपनी नाव छोड़ के उस तरफ भाग आए। जब सब वहां पहुंचे तो सामने देख एक दूसरे से बातें करने लगे। सामने एक नाव के किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी थी। अब जिंदा थी या मर चुकी थी ये पता नहीं चल रहा था। सब आगे नहीं बढ़े पर एक महिला उसमें से आगे आई।
और उस लड़की की तरफ बढ़ गईं। उसने लड़की को सीधा किया तो ये वही लड़की थी जिसे कल रात उस आदमी ने नदी में फेंका था। औरत ने लड़की के सीने पर हाथ रखा, फिर उसकी सांसें चेक करने लगी। औरत लड़की के हाथ की नस देखते हुए, अम्मी लगता है ये लड़की खुदकुशी करने के लिए नदी में कूद गया, लेकिन ये जिंदा बच गया। इसकी सांसें हल्की चल रही है। एक काम करो ओमो, तुम्ही जल्दी से अनिरुद्ध बाबूजी को फोन करो और यहाँ बुलाओ। बोलते हुए महिला ने लड़की को उठाया और उसे एक किनारे पर साफ जगह पर लेटा दिया। आए तभी उन सब में से एक आदमी ने कहा, दाई माँ, ये लड़की खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की है, इनको किसी ने जरूर मारने की कोशिश की है। बोलते हुए उसने इशारे से सबको उनके शरीर के जख्म दिखाए, जिसे ढेक कर साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत बेरहमी से मारा पिटा गया है। औरत, जो कि दाई माँ थी, उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और उसे ठीक से देखा। जब उन्होंने उसे ठीक से देखा तो उन्हें भी एहसास हुआ। कुछ देर में वहां एक बाइक आके रुकी और उसमें से एक लड़का खाकी वर्दी पहने उतरा। सर पर पुलिस केपर थी और कंधों पर 3 सितारे चमक रहे थे। देखने भी बहुत हटा कटा था। वो बाइक खड़ा करके सबकी तरफ बढ़ गया। उसने आंखों से अपना काला चश्मा उतारा तो उनकी भूरी आंखें दिखी जो बहुत आकर्षक थी। उस लड़के को आता देख दाई माँ बोली, हे दुगा माओ, शुक्र है तुम्ही आ गया अनिरुद्ध बाबू। अनिरुद्ध, क्या बात है? दाई माँ, मुझे इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया गया है? दाई उसे लड़की के पास लाते हुए बोली कि देखो, ये लड़की हमको सुबह यहाँ पानी के किनारे मिला बेहोश, और ये देखो, इसको देखकर लग रहा है कुछ गलत हुआ है। इसके साथ या किसी ने डाइस पर हमला किया है। अम्मी कुछ समझ नहीं आया तो अम्मी तुमको बुला लिया। उनकी बात सुन के अनिरुद्ध लड़की के तरफ बढ़ गया। उसने अपने जेब से ग्लव्स निकाला और नीचे बैठ गया। लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख पा रहा था क्योंकि चोट, खून और रेत से उसका चेहरा बांधा हो रखा था। अनिरुद्ध ने उसे कुछ देर चारों तरफ करके चेक किया और फिर एक कॉल कर ले एम्बुलेंस बुलाई। उसने लड़की को उसमें रखने को कहा और खुद बाइक लेकर एम्बुलेंस के पीछे चल दिया। आए 1 घंटे बाद हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के सामने दाई माँ के साथ अनिरुद्ध खड़ा था। वो अपनी वर्दी में था। उसके साथ में ही एक हवलदार खड़ा फाइल्स में उसे कुछ दिखा रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ इमरजेंसी वार्ड की तरफ था। कुछ देर बाद वार्डन का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आई। उन्हें देख अनिरुद्ध उनके पास गया तो उन्होंने उसे अपने कैबिन में आने को बोल दिया। कैबिन के अंदर, डॉक्टर, मिस्टर बोस, पेशेंट की हालत अभी बहुत क्रिटिकल है। ये एक नॉर्मल केस नहीं है। लड़की के साथ रेप हुआ है, वो भी एक बार नहीं बहुत बार उनके साथ जबरदस्ती की गई है और मारा पीटा भी गया है। उनके शरीर पर बहुत से पूर्ण और ताजे जख्म है। हाथ में और पैर में फ्रैक्चर आया है। साथ में उनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स और कुछ नशीली दवा भी पाई गई है। अनिरुद्ध गंभीर भाव से, सो डॉक्टर, पेशेंट के बचने का चांस है या ना? डॉक्टर, हम चांस है, पर सिर्फ 1%। ये कोमा में भी जा सकती है क्योंकि इन्हें ड्रग्स का बहुत हैवी डोज दिया गया है और इससे ये अपनी यादाश्त भी खो सकती है। अनिरुद्ध ने उनकी बात सुनी और अपने दोनों हाथों की उंगली को आपस में बहुत गंभीरता से सोचने लगा। डॉक्टर उठते हुए बोली, हमें जल्दी इनका ऑपरेशंस करना होगा। अंदरूनी तौर पर डन्हे बहुत छोटे आई है, देरी हुई तो हमें इनको बचाना मुश्किल हो सकता है। अनिरुद्ध उठते हुए एक ऑफिसर की तरह सख्त होके गंभीर भाव से बोला, जैसे भी हो, जो भी आपको इसे किसी भी हाल में बचाना है, मुझे ये लड़की सही सलामत चाहिए। डॉक्टर, इसके लिए आपको जो मदद चाहिए होगी वो मैं कर दूंगा। आप प्लीज इसे बचा लीजिए। डॉक्टर ने उसकी बात पर उसे आश्वासन दिया और वहां से बाहर चली गई। अनिरुद्ध में कुछ सोचते हुए अपना फोन निकाला और किसी को फोन करने लगा। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से किसी ने कॉल पिक किया। हेलो, दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई। अनिरुद्ध, हेलो अभिक, मैं एसपी अनिरुद्ध बोस बोल रहा है।
लड़के ने उसे सैल्यूट करते हुए कहा, जय हिंद सर, बोलिए क्या मदद चाहिए। अनिरुद्ध ने कहा, जय हिंद। मुझे एक लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभिक हो जाएगा सर, आप बस लड़की की फोटो भेज दीजिए और कोई छोटा सा एक सोर्स जहां से लड़की का नाम पता चल सके, बाकी मैं पता कर लूंगा। अनिरुद्ध, फोटो मैंने भेज दी है और लड़की का नाम मुझे नहीं पता, ना ही और कोई जानकारी है मुझे। लड़के ने कहा, ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं कल तक कोशिश करूंगा सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। अनिरुद्ध ने उसे धन्यवाद कहा और फोन काट दिया। फोन काटने के बाद अनिरुद्ध ने सर सीट से टीका लिया और आंखें बंद करके बोला, चाहता था कि तुमसे फिर से मुलाकात हो। उस रोज से ही तुमसे एक बार फिर मिलने की कामना की थी, पर आज तुम मिली भी तो इस हालत में। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर दुर्गा माँ ने तुम्हारे पास भेजा है तो मैं तुम अमित के मुंह से भी ले आऊंगा, और जिसने भी तुम्हारी यह हालत की है उसे बदतर से बदतर मौत दूंगा। बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो उठा और वहां से ओटी की तरफ बढ़ गया। आखिर अनिरुद्ध उस लड़की को कैसे जानता है? क्या नाम है उसका? क्या रिश्ता है अनिरुद्ध का? जाने के लिए पढ़ते रहे। अनिरुद्ध उठा और ओटी की तरफ चला आया। अंदर लड़की का ऑपरेशन चल रहा था, बाहर अनिरुद्ध और वहीं दाई माँ बैठे थे। अनिरुद्ध ने दाई माँ को सब बता दिया। दाई माँ अपने सर पर हाथ रखते हुए, दुर्गा दुर्गा, कितना बुरा हुआ उस बच्ची के साथ, हमको बहुत बुरा लग रहा है। उस बच्ची के लिए तुम्ही उस बच्ची को बचा लो। अनी बाबा, हम उसकी देखभाल करेगा, तुम्ही बस उसको सही कर दो। हम दुर्गा माँ के पास जोत जला के आते हैं। हाथ जोड़ दाई माँ प्रार्थना करते हुए मंदिर की तरफ चली गई। अनिरुद्ध वहीं ओटी के बाहर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अतीत की यादों में खो गया। आज से 1 साल पहले दार्जिलिंग जो कि अपनी दार्जिलिंग चाय के लिए मशहूर है, ये पश्चिम बंगाल का ही एक नगर है जो कोलकाता से 617.4 किमी की दूरी पर है। कोलकाता से दार्जिलिंग जाने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। अनिरुद्ध की अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पोस्टिंग हुई थी, वो पहली बार दार्जिलिंग आया था। अनिरुद्ध ट्रेन से निकला और अपना सामान लेकर बाहर आ गया। बाहर ही जीप के साथ कुछ हवलदार खड़े थे। उसके आते ही सबने उसे सैल्यूट किया। उसने सबको रिस्पॉन्स किया और जीप में बैठ गया। सबने उसका सामान रखा, वहां से निकल गए। अनिरुद्ध एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। वो गलत के खिलाफ बोलने से जरा भी नहीं कतराता, भले ही उसके सामने कोई बड़ा पावरफुल आदमी या नेता ही क्यों ना हो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेता है, और इसी वजह से उसकी पोस्टिंग हर महीने बदल जाती है। कहीं कोई नेता उसके एक्शन से डर के उसकी पोस्टिंग बदलवा देता है, तो कोई दुश्मनी के चलते अपनी पावर का यूज करके उसे अपने शहर से हटवा देता है। पर अनिरुद्ध तो अनिरुद्ध है, वो हर जगह अपने नाम का तहलका मचा ही देता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अनिरुद्ध को दार्जिलिंग आए अभी 4 दिन ही हुए थे, पर इस 4 दिन में ही उसने वहां के डॉन कहे जाने वाले काली भाव के आधे काले धंधे चौपट कर दिए। जितनी भी जमीनें उसने गरीबों की अवैध तरीके से अपने पास कब्जा कर रखी थी, वी सब उसन कूड़ वाली रजिस से वहां के लोगों में अनिरुद्ध के लिए एक अच्छी जगह बन गई। कुछ ही महीनों में उसने दार्जिलिंग से काली भाव का खौफ खत्म कर दिया। अब लोग काली के खिलाफ आवाज भी उठाने लग गए थे, जिससे डर के काली के तरफ रहने वाली पुलिस को भी उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ रहा था। अनिरुद्ध के आने से बाकी डिपार्टमेंट के ऑफर भी उससे जलने लगे थे। बहुत कम टाइम में उसने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। वहीं बहुत से नए दुश्मन भी बना लिए थे, जिसमें काली उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। ऐसे ही एक दिन अनिरुद्ध अपने कैबिन में बैठ के एक केस के बारे में पढ़ रहा था। आज उसे टाइम का भी पता नहीं चला, रात के 9 बज रहे थे और वो अभी तक पुलिस स्टेशन में कि था। वो पूरी तरह केस फाइल में डूबा हुआ था। अरन साहब,
आज तुम्ही घर नहीं जाएगा क्या? कितना रात हो गया है, तुम्ही अब घर को निकल जाओ, बचा काम कल कर लेना। अम्मी घर जा रहा है पर पहले तुम वहीं निकलो, तब हम सब लोग करके निकलेगा। वहाँ के चौकीदार काका अंदर आते हुए बोले, जिससे उसका ध्यान टूटा। अनिरुद्ध फाइल को अपने बैग में रखते हुए बोला, सॉरी काका, मुझे काम के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा कि कब इतना वक्त हो गया। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब लोग कर दूंगा। आप घर के लिए निकल जाइए, रात बहुत हो गई और ठंड भी बढ़ गई है। मैं बस थोड़ी देर में निकलता है यहाँ से। उसकी बात पर काका ने हामी भरी और वहाँ से अपनी साइकिल पर अपने घर में लिए निकल गए। अपने गवर्नमेंट कॉटेज की तरफ निकल गया। रात के 9:30 हो रहे थे। इस वक्त दार्जिलिंग की सड़कें बहुत शांत थी। पहाड़ी जगह हने से रात के टाइम ठंड थोड़ बढ़ जाती थी। अनिरुद्ध एफ पर गाने सुनते हुए अपनी धुन में चला जा रहा था कि अचानक से मेन रोड पर उसकी गाड़ी को एक गाड़ियों ने घेर लिया। अनिरुद्ध ने झटके से जीप रोकी और देखने की कोशिश करने लगा। जब उसे समझ नहीं आया तो वो जीप से उतर के बाहर आ गया। बाहर निकल के उसने सामने देखा तो वहां काली कोट में काला चश्मा लगाए, सोने की चेन पहने, अपने दोनों हाथों में उंगलियों को आपस में लड़ा रहा था। अनिरुद्ध, वाह, मतलब जब सुअर शेर को उजाले में नहीं मार सके तो अब अंधेरे में शेर को डराने आए हैं। वैसे तुम्हें नहीं लगता है काली कि तुम शेर को डराने के लिए बहुत कम कुत्ते लाए? हाँ, थोड़े और लाने थे, इतने में क्या होगा। उसकी बात सुन के काली गुस्से से, ए लड़के, तुम्ही भूल रहा है कि तुम किधर खड़ा है, ये जगह हमारी है और यहाँ सिर्फ एक ही शेर है, वो हम है। तुम्ही कुछ दिन सॉरी, सिर्फ कुछ मिनट का ही मेहमान है, क्योंकि कुछ देर बाद हम तुमको दुर्गा माँ के पास भेज देगा। बलते हुए काली तेज तेज हंसने लगा और अनिरुद्ध सिर्फ मुस्कुराने लगा, जिससे चिढ़ के काली ने होने आदमियों की उस पर हमला करने को कहा। सारे आदमी अनिरुद्ध की तरफ बढ़ गए। अनिरुद्ध ने एक नज़र सबको देख और फिर अपने शर्तंग की बाजू को कोहनी तक मोड़ लिया कि तभी एक आदमी ने उस पर वार किया। अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और घुमा के उसे पेड़ से ला दिया। तभी दूसरे वाले में हॉकी से उस पर वार करना चाहा पर अनिरुद्ध फुती से एक तरफ झुक गया। आदमी आगे को लपक गया। अनिरुद्ध ने उसके पीठ पर कोहनी मारी और वो आगे की तरफ गिर गया। अनिरुद्ध ने आदमी के हाथ से हॉकी ली और बाकी सबको मारने लगा। अनिरुद्ध एक एक करके सबको धूल चटा रहा था। काली अपने आदमियों को मार खाता देख और अनिरुद्ध को उन सब पर अकेले हावी होता देख गुस्से में तिलमिला गया। उसने अपने एक आदमी से बंदूक ली और अनिरुद्ध पर तान दी। अनिरुद्ध अपनी लड़ाई करने में लगा था कि तभी काली ने पीछे से उस पर वार कर दिया, पर तभी अंधेरे में किसी ने अनिरुद्ध को पकड़ा और अपने साथ उसे लेकर साइड में खुद गया। कोई आवाज ना पाके के अंधेरे में काली को लगा कि अनिरुद्ध को गोली लग गई। उसने अपने एक आदमी को चेक करने का कहा तो वो आगे बढ़ गया। उसने देखा तो वहां अनिरुद्ध जमीन पर पेट के बल गिरा था। उसने आगे बढ़ के उसकी सांस चेक की थी। उसकी सांसें बिल्कुल पता नहीं चल रही थी। उसके फिर से चेक किया पर उसकी सांसें नहीं चल रही थी। वो उठा और काली के पास आके बोला, भाव लगता है मर गया, उसकी सांसें नहीं चल रही है। उसकी बात सुन काली हंसते हुए बोला, सही है साला, खुद को शेर समझ रहा था। हमारे एरिया में आके हमसे होशियारी का यही डनाम होता है। तुम इसकी बॉडी को उठा के पास वाली नदी में डाल दो और हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना अमी तुमको छोड़ेगा नहीं। उसकी बात सुन के आदमी वहां से अनिरुद्ध की तरफ बढ़ गया। काली अपने गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। आदमी जब अनिरुद्ध के पास पहुंचा तो वहां अब कोई नहीं था। वो डर के बोला, अब ये कहाँ चला गया, कहीं ये जिंदा तो नहीं? अगर ये हुआ तो आज बॉस मुझे ही मार डालेंगे। बोलते हुए वो अपने साथ आए 2 आदमियों के साथ उसे ढूंढने लगा कि तभी उसमें से एक पर गोली चली और वो वहीं ढेर हो गया। तभी उसरे को एक गोली आके लगी और वो भी वहीं थर से गिर गया। अब आदमी की हालत खराब हो रही थी क्योंकि अब सिर्फ वहीं बच गया था। वो अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा पर उसे कुछ नहीं दिखा। तभी सामने से एक गोली आई और उसके सर के आर पार हो गई और वो वहीं थम
से बेजान हो के गिर पड़ा। उसके मारते ही अनिरुद्ध सामने से अपनी बाजू को पकड़े निकला। लड़ाई में उसके सर से और हाथ से बहुत खून निकल रहा था। वो आगे बढ़ा और अपने फोन से किसी को कॉल लगा दिया। कुछ देर में वहां एक गाड़ी आके रुकी और उसमें से 2 लड़के निकले आए। अनिरुद्ध दोनों को देख के, इस सबकी लाशों को गाड़ी में रखो और उस काली को हवेली में फेंक कर आओ, जहाँ का ये सारा कूड़ा है वहीं इसे डाल के आओ। और हाँ, साथ में मेरी तरफ से उसके लिए एक लव लेटर भी छोड़ देना, ये लिख के कि शेर अभी जिंदा है और उस जैसे सुअर को मार के ही मरेगा और कल का डिनर उसका जेल में होगा। बोलते हुए उसने अपनी गन जेब में डाल ली। लड़कों ने उसके कहे अनुसार सबकी बॉडी को गाड़ी में डाला और वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद अनिरुद्ध दूसरी तरफ पेड़ डॉट के पास बढ़ गया। उनके जाने के बाद अनिरुद्ध दूसरी तरफ पेड़ के पास बढ़ गया। वो पेड़ के पास रुकते हुए वो बोला, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए एंड सॉरी, मेरी वजह से आपको भी बहुत चोटें लग गई। सामने ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था, उस तरफ कोई लाइट नहीं थी, इसलिए वहां कौन है कुछ पता नहीं चल रहा था। इट्स ओके, मुझे ज्यादा नहीं लगी और अगर नहीं आती तो आपको वो लोग मार भी सकते थे और अपने सामने मैं किसी को मरता नहीं देख सकती। जहाँ तक हुआ मैंने बचाया आपको, पर आपने काली से दुश्मनी मोल के अच्छा नहीं किया। वो एक राक्षस है, वो एक पल को नहीं सोचेगा किसी की जान से मारने से पहले। पेड़ के पास से बहुत ही मीठी और पतली सी आवाज में किसी लड़की ने कहा, आए। उसकी बातों पर अनिरुद्ध मुस्कुरा के बोला, अगर मैं गीदड़ों से डरता रहा तो मुझे एक पुलिस वाला होने पर धिक्कार होगा। मैंने ये वर्दी गलत करने वालों से डरने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें डराने के लिए पहनी। किसी कुत्ते की गुलामी के लिए नहीं, अपने देश की रखवाली के लिए पहनी है। खैर चलो, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, आपको बहुत चोट आई है। उसकी बात सुन लड़की उठते हुए बोली, नहीं, मुझे तो सिर्फ खंगरोच आई है, आपको इतनी ज्यादा चोट लगी है और खून भी बहुत बह गया है। आप चले, यहीं कुछ दूर पर मेरा एनजीओ है, वहां मैं आपके चोट पर मरहम पट्टी कर देती हूँ, आइए। बोलते हुए वो वहां से आगे बढ़ गई। अनिरुद्ध ने अभी उसका चेहरा देखा नहीं था, पर जब दोनों वहां से निकल के मेन रोड पर आए थे वो लड़की अच्छे से नजर आई। अनिरुद्ध ने उसे देखा तो एक पल को उसकी नजर उस पर ठहर गई। लड़की सच में बेहद खूबसूरत थी। गोल चेहरा, घुंघराले लंबे बाल, सुखंग गुलाबी होंठ, भूरी गहरी आंखें जिसे उसकी बड़ी बड़ी पलकों ने ढक रखा था। उसके माथे से हल्का खून आ रहा था और हाथ पर गिरने से थोड़ी खरोंचें आ गईं थी। अनिरुद्ध उसे पलक बस देखता जा रहा था, तभी लड़की ने उसे आवाज दी और उसका ध्यान भंग हुआ। लड़की, चलो आ गया मेरा एनजीओ, आए मैं आपको दवा दे दूं। बोलते हुए वो अंदर चली आई। अनिरुद्ध चारों तरफ देखता हुआ उसके पीछे चल दिया। लड़की उसे लेकर एक कमरे में आई और उसे कुर्सी पर बैठने का बोल खुद टेबल के पास चली गई। अनिरुद्ध बस उसे देखता ही रहा, ना चाह के भी नो उससे नजर नहीं हटा पा रहा था। कुछ देर में लड़की फट एड ले लार उसके पास आई और उसके हाथ पर लगे जख्म पर डेटोल लगाने लगी। जलन से अनिरुद्ध ने अपनी आंखें मिंच ली। उसे देखकर लड़की में धीरे धीरे उसके चोट पर दवा लगाई और उस पर पट्टी बांध दी। उसने हर जगह दवा लगा दी। उसके चुने से अनिरुद्ध को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जाने क्यों वो पहली बार किसी की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने लड़की को देखते हुए थैंक्स कहा। लड़की ने मुस्कुरा कि उसे वेलकम कहा तो एक बार फिर अनिरुद्ध उसकी मुस्कान में खो गया। लड़की, वैसे सर रात काफी हो गई है और आपकी हालत भी अभी थोड़ी ठीक नहीं है। ऐसे में आपका इतनी रात को जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए आज रात आप यही रुक जाइए, सुबह आराम से चले जाइएगा यहाँ से। उसकी बात पर अनिरुद्ध ने बिना कोई आपत्ति जताए हाँ कह दी। लड़की ने एक लड़के को बुला के गेस्ट रूम ठीक करने को कहा और अनिरुद्ध के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने का बोल वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। अनिरुद्ध वहां बैठे बस उसके बारे में सोचे जा रहा था। कुछ देर में लड़का आया और उसे वहां से रूम में ले गया। उसने अनिरुद्ध को खाना सर्व किया। अनिरुद्ध ने खाना खाया और दवा लेकर लेट गया। कुछ देर में वो गहरी नींद में चला गया। सुबह का वक्त
खिड़की से आती धूप और बाहर से आती बच्चों की आवाज से अनिरुद्ध की नींद खुली। खुद को अनजान जगह पाके वो थोड़ा हैरान हुआ। फिर कल रात का वाक्य याद आते ही उसे पता चल गया वो कहाँ है। वो बेड से उठा और बाहर आ गया। उसने देखा बाहर बहुत सारे बच्चे थे, हर उम्र के बच्चे वहाँ मौजूद थे और सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो देखते हुए आगे बढ़ा तो एक महिला ने उसे रोकते हुए कहा, अरे आप उठ गए सर, मैडम ने कहा था जब आप उठे तो हम आपके जाने से पहले नाश्ते का इंतजाम करा दे, आप फ्रेश होके आ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता भेज देती हूँ, बाकी और किसी चीज की कमी हो तो आप बेझिझक बोल दीजिएगा। उसकी बात पर अनिरुद्ध चारों तरफ नजर घुमाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आपकी मैडम ने कल बहुत मदद की मेरी, मुझे बस उन्हें धन्यवाद कहना है और बस निकलना है, आप उन्हें बुला दीजिए प्लीज। महिला, सॉरी सर पर मैम तो सुबह ही निकल गई यहाँ से। अनिरुद्ध, कहाँ निकल गई, वो यहाँ नहीं रहती क्या? महिला, नहीं सर वो यहाँ नहीं रहती, बस हर महीने के आखिर में वो यहाँ आकर सब कुछ देखती है और सबकी जरूरत का सामान देकर चली जाती है। अनिरुद्ध, फिर वो कहाँ रहती है? महिला, वैसे मैम के बहुत से एनजीओ है यहाँ आसपास के राज्यों में, पर मैम अपने कोलकाता वाले एनजीओ में ही रुकती है। उसकी बात सुन अनिरुद्ध थोड़ा मायूस हो गया। उसने महिला से शुक्रिया कहा और वहां से अपना बैग लेकर निकल गया। वहां से उसकी गाड़ी खड़ी थी जिसे उस लड़की ने वहां मंगा ली थी। अनिरुद्ध उसमें बैठा और वहां से निकल गया। पूरे रास्ते उसके सामने उसी लड़की का चेहरा आ रहा था। वो ना चाह के भी उसी के बारे में सोच रहा था। उसने खुद से कहा, यार ये क्या हो रहा है, क्यों मैं उस अनजान लड़की के बारे में इतना सोच रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे तो पहली नजर में ही पसंद आ गई। उसकी सादगी, उसकी आवाज, उसका शांत और शीतल व्यवहार सब दिल में उतर गया। पर उसका नाम क्या है? ओह शिट, तुम भी ना अनी एक नंबर इडियट है, कम से कम नाम तो पूछ लेता बेवकूफ, अब कैसे ढूंढेंगे तू? खैर कोई बात नहीं, अगर दुर्गा मौ ने उसे मिलवाया है तो फिर से वो जरूर मिलवा देगी, पर अब अनिरुद्ध की राधा वही बनेगी जब तक उसका नाम नहीं पता चलता। वो मेरे लिए मेरी अनुराध रहेगी, बस अब एक ही दिली तमन्ना है कि जल्दी तुमसे फिर मुलाकात हो। बोलते हुए उसने अपने जख्मी हाथों को देखा और अपनी पट्टी को चूम लिया जिसे उस लड़की ने रात को उसके हाथ पर बंधा था। प्रेजेंट टाइम अनिरुद्ध आंखें बंद किए चेयर से सर टिकाए बैठा अतीत की कुछ मीठी यादों में खोया था। याद करते ही उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ गए। इन 1 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं था जिसमें वो उस लड़की को याद ना करता हो। कब वो उससे इतने शिद्दत से प्यार करने लग जाएगा उसे खुद पता नहीं चला। अनिरुद्ध ने जिस रोज से उसे देखा था, उससे मिला था, उस रोज से ही अपना दिल हार बैठा था। उसके सीने में जो दिल था वो उसी के लिए धड़क रहा था। आज फिर उसे देख उसका दिल शोर करने लगा, पर उसकी हालत देख अनिरुद्ध के आंखों में गुस्सा भर गया था। वो जल्द से जल्द उसे ठीक होता देखना चाहता था और उसके गुनहगारों को उसके हाथों से सजा दिलाना चाहता था। वो वहां से उठा और रोहन को कॉल करके उसने उस एनजीओ के बारे में बताया जो उसे याद नहीं था, पर पुरानी यादों को याद कर उसे एनजीओ का ख्याल आ गया। नाम उसे याद नहीं था, पर जिस रोड पर वो एनजीओ था वो उसने रोहन को बता दिया। रोहन ने उसे आश्वासन दिया कि कल तक वो सारी जानकारी निकाल के उसे भेज देगा। उसने उससे कुछ बात की और फोन काट के वापस अंदर आ गया। करीबन 1 घंटे बाद ओटी का दरवाजा खुला और डॉक्टर अपने ग्लव्स और मास्क उतारते हुए बाहर आईं। अनिरुद्ध उनके पास आते हुए, ऑल गुड डॉक्टर? डॉक्टर राइमा, ऑल गुड मिस्टर बोस, ऑपरेशंस अच्छे से हुआ, पर अभी पेशेंट को होश कब तक आता है वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अगले 24 घंटे में होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकती है। उसकी बात सुन अनिरुद्ध को आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। डॉक्टर राइमा वहां से अपने कैबिन की तरफ चली गई। अनिरुद्ध वहीं बैठ गया। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो कमिश्नर साहब का फोन था। उसने फोन उठाया और उन्हें पूरी गर्मम होशी से सैल्यूट करते हुए जय हिंद कहा। कमिश्नर साहब, जय हिंद।
आप कहाँ है ऑफिस? अनिरुद्ध, आज आपने ड्यूटी पर क्यों नहीं है? उन्होंने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। अनिरुद्ध, सॉरी सर, दरअसल एक। बोलते हुए वो रुका और कुछ सोच के आगे बोला, मेरे एक रिलेटिव के साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उस वजह से मैं सुबह से हॉस्पिटल में हूँ। कमिश्नर साहब ने सख्त आवाज में कहा, कोई बात नहीं, लेकिन काम भी जरूरी है। आप वहाँ भी देख लीजिए, सुबह से आपके तरफ से 3 कॉल आ चुके हैं कि आपके बिना वहाँ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा रही। अनिरुद्ध ने दूनाती सामान्य भाव से कहा, ओके सर, मैं बात करता हूँ सबसे और देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है, आप फिक्र ना करें। कमिश्नर साहब ने बस हाँ कह दिया। अनिरुद्ध ने उन्हें जय हिंद कहा और फोन काट दिया। फोन काटने के बाद उसने पुलिस स्टेशन कॉल किया तो एक लड़की ने कॉल पिक किया। अनिरुद्ध आवाज पहचान के बोला, अनिधि, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे ना होने से काम क्यों रुका है? कोई रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं हो रही है? अनिधि, अनिरुद्ध की जूनियर, सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सब आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे मिलके अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, इसलिए कोई आपके ना होने से रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रहा। सब बोल रहे हैं आपके सामने, आपसे बात करके सब बताएंगे। उसकी बात सुन के अनिरुद्ध ने अपनी 2 उंगली को माथे पर मसलते हुए कहा, ओके, मैं 1 घंटे में वहाँ आ रहा हूँ, सब रेडी रखो, मैं देखता हूँ। उसकी बात सुन के अनिधि ने हाँ बोल के फोन रख दिया। अनिरुद्ध ने रोहन को कॉल किया तो रोहन ने उससे 1 घंटे में पुलिस स्टेशन में मिलने को कहरी दिया। अनिरुद्ध ने उसे हाँ कह दी। उसने कॉल काटी और वहां से निकलने लगा, फिर रुक गया। वो मुड़ा और आईसीयू के तरफ बढ़ गया। वो बाहर से ही अंदर देखने लगा। अंदर कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसने अंदर देखा और उसके आंखों में अनजाना सा दर्द उभर आया। वो पलटा और गुस्से से वहां से निकल गया। 1 घंटे बाद हावड़ा पुलिस स्टेशन। अनिरुद्ध थाने के अंदर घुसा तो सब उठ खड़े हैं। सबने उसे सैल्यूट किया। उसने सबको जवाब दिया और अपनी कैप उतारते हुए अंदर चला गया। अंदर अनिधि और रोहन पहले से मौजूद थे। अनिरुद्ध को आया देख वो दोनों भी खड़े हो गए और उसे सैल्यूट करते हुए बैठ गए। अनिरुद्ध ने दोनों को विश किया और आके सामने चेयर पर बैठ गया। अनिरुद्ध ने रोहन को अभी वेट करने को कहा और अनिधि को उन्हें बुलाने को कहा जिन्हें रिपोर्ट लिखवानी है। अनिधि वहां से बाहर आई और कुछ देर में 2 लोगों को लेकर अंदर आई। अनिरुद्ध ने उनसे बात की तो उन्होंने उसे अपनी परेशानी बताई। अनिरुद्ध ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो जरूर उनकी मदद करेगा और जल्दी उनकी परेशानी का हल खोजेगा। उसकी बात सुन के दोनों दंपति खुश हो गए और उसे शुक्रिया कहकर चले गए। कुछ देर अनिरुद्ध ने सबकी बात सुनी और रिपोर्ट दर्ज कराओ। सब काम होने के बाद उसने कुछ देर रेस्ट को कहा और अनिधि को बाजार भेज दिया। अनिरुद्ध रोहन को देखते हुए, सॉरी यार वेट कराने के लिए। रोहन उसे फाइल देते हुए, अरे कोई बात नहीं, काम है तेरा ये तो, और मुझे पता है तू यहाँ नहीं था, इसलिए सब तेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए वक्त लगा। उसकी बात पर अनिरुद्ध मुस्कुरा उठा और फाइल देखने लगा। साथ में रोहन ने बोलना शुरू किया, भाई ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला सर, जो पता चला वो तुम्हारे सामने है। लड़की का नाम अनुधिता आर्या बनर्जी है। ये एक सोशल वर्कर है। यहाँ भी बहुत से एनजीओ है इनके पर, अब सब इन्होंने अपने पति के नाम कर दिए हैं। पति शब्द सुनते ही अनिरुद्ध के हाथ रुक गए। वो रोहन के तरफ देखकर बोला, पति, इनकी शादी हो गई है क्या? रोहन, यस सर, इनकी शादी 6 महीने पहले दार्जिलिंग के नामी व्यापारी काली के एक लोटे बेटे दार्शनिक से हुई है। अनुधिता जी के परिवार में अब कोई नहीं है बस उनके पापा थे जिनकी कुछ महीने पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई और अब वो अकेली है। उनके पापा का सारा बिजनेस अनुधिता जी के नाम पर है जिसे उनके पति देखते हैं, और ये सब हमने इनके दुर्गान नगर वाले एनजीओ से पता किया। एक वही एनजीओ है जिसे इन्होंने अपने अंदर रखा है क्योंकि ये उनकी मौत की आखिरी निशानी है, वरना लगभग सारे ही इनके पति के अंदर में है। सब कुछ सुन के अनिरुद्ध के अंदर एक जंग चलने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है।
जिस लड़की ने काली से इसकी जान बचाई थी, जिसके गलत कामों के बारे वो वाकिफ थी, वो उसी के घर में क्यों शादी करेगी? उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे पर जवाब उसके पास नहीं थे। वो परेशान सा बस फाइल को देखें जा रहा था। उसने फाइल बंद की पर रोहन से कहा, मुझे उस काली के बेटे की सारी जन्म कुंडली चाहिए, सब कुछ जानना है मुझे उसके बारे में। फर्ट टू एंड अपने बाप की तरफ ही कमीना है या उससे भी ज्यादा कमीना है? उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, हम्मा हो जाएगा सब कल तक, पर अब तू बताएगा कि ये लड़की कौन है? क्यों तू इतना रिसर्च कर रहा है उसके बारे में? अनिरुद्ध ने उसकी बात सुन के उसकी तरफ देखा और उसे सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुन के रोहन बस शांति से आंखें बड़ी किए उसे देखने लगा। अनिरुद्ध ने उसे देखते हुए आगे कहा, वो आज सुबह मेरे यहाँ काम करने वाली दाई मौ को छिमनी नदी के पास मिली, सबने मुझे बुलाया तो मैं वहाँ गया, फिर उसे वहाँ से हॉस्पिटल लेकर गया। जब तक उसे ठीक से देखा नहीं था मुझे भी नहीं पता था कौन है वो, पर जब देखा तो यकीन नहीं हुआ। बहुत कुछ गलत हुआ है उसके साथ रोहन इस 1 साल में, मुझे सब कुछ जानना है क्या हुआ उसके साथ, और उसके पति ने अभी तक उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? अनिरुद्ध के आंखों में दर्द के साथ गुस्सा था। रोहन उसके कंधे पर हाथ रख उसे शांत कराते हुए कहता है, तू फिक्र मत कर, मैं कल तक उस दार्शनिक की सारी जन्म कुंडली तेरे सामने लाके रख दूंगा। अभी तू ज्यादा मत सोच और उसका ख्याल रख, उसका होश में आना अभी ज्यादा जरूरी है। और एक बात बता, उसके ठीक होने पर ऐसे कहाँ रखेगा? क्योंकि अगर किसी को भनक भी लगी तो उसकी जान के साथ तेरी पोस्ट भी खतरे में पड़ सकती है। समझ रहा है न तू मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अनिरुद्ध उसकी बात का मतलब समझते हुए गंभीर भाव से बोला, हम समझ रहा हूँ। उसे अपने साथ रखना मतलब सबके साथ डिपार्टमेंटल के सवालों का जवाब देना, और मैं उसे किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता, इसलिए वो अनुराधा दीदी के आश्रम में रहेगी। मैं दीदी से कल सारी बात कर लूंगा, पर उससे पहले उसके ठीक होने का इंतजार करना है। बस आज रात उसे होश आ जाए, फिर कम से कम 2 हफ्ते बाद वो ठीक हो जाएगी। उसकी बात पर रोहन ने बस सर हिला के हाँ कहा और उसे बाय बोल के वहां से चला गया। अनिरुद्ध ने अपना सर पीछे सीट से लगाया और आंखें बंद करके अनुदिता के बारे में सोचने लगा। अगली सुबह अनिरुद्ध घबराते हुआ वार्ड के बाहर चक्कर लगा रहा है, वहीं दाई मौ भी हाथ जोड़े बैठी है। कुछ देर में डॉक्टर भी वार्ड से बाहर आ गए। आए क्या हुआ डॉक्टर, वो सही तो है? घबराते हुए अनिरुद्ध बोला तो डॉक्टर उसे समझाते हुए बोली, रिलैक्स मिस्टर बोस, वो होश में आ चुकी है बट अभी भी पूरी तरह होश में नहीं आई है, लेकिन अब वो खतरे से पूरी तरह बाहर है, तो अब शायद जल्दी वो रिकवर कर लेगी, बट उसके लिए उन्हें भी हमारे साथ कोऑपरेटिव करना होगा। अदरवाइज उसकी रिकवरी जल्दी होने की उम्मीद नहीं है। अनिरुद्ध उनकी बात सुन के बोला, आप उसकी फिक्र ना करें डॉक्टर, मैं कल ही अनुराधा दी को यहाँ बुला लूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है वो इन्हें ठीक कर देगी। डॉक्टर अनिरुद्ध की बात सुन मुस्कुरा के बोली, ये तो अच्छी बात है मिस्टर बोस की ये अनुराधा की देख रेख में रहने वाली है, वो बेस्ट है। अगर आज वो अपना करियर नहीं छोड़ती तो वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर होती अब तक। अनिरुद्ध बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। डॉक्टर वहां से अपने कैबिन में चली गई। अनिरुद्ध भी दाई माँ को अनुदिता के पास रुकने का बोल पुलिस स्टेशन चला आया। कुछ केसेस की फाइल देखकर वो शाम तक फ्री हुआ। उसके बाद वो अपने कॉटेज आ गया। फ्रेश होकर उसके अपने कपड़े बदले और किचन में अपने लिए खाना बनाने लगा। साथ साथ वो एक फाइल भी पढ़ने जा रहा था। चावल और दाल बनने को रख वो चाय लेकर हॉल में आ गया। फाइल को साइड में रख उसने फोन उठा के कोई नंबर डायल किया। 2-3 रिंग बाद कॉल रिसीव हुआ। हेलो ओनू, केमोन आछेन, क्या हाल है? सब ठीक है ना? अपनी मिष्टी की याद नहीं आती तुझे? कॉल उठाते ही लड़की भड़कते हुए बोलने लगी। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरे मिष्टी, सांस ले लो थोड़ा, एक साथ इतने सवाल। अनुराधा नाराजगी से बोली,
तो इतने दिन बाद फोन करेगा तू, तो सवाल तो करूंगी ना मैं। चल छोड़, और बताया कैसा है मेरा बच्चा? अनिरुद्ध, ठीक हूँ मिष्टी में, बस थोड़ा एक केस के सिलसिले में उलझा हुआ था। आपसे भी उसके संबंध में बात करनी है, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद करेगी? अनुराधा उसके बात सुनकर बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ओनू बोल, क्या मदद चाहिए तुझे? अनिरुद्ध इसके बाद अनुराधा को सब बताता है। अनुराधा सब सुनकर सहम रही थी। वो भारी स्वर में बोली, कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है ओनू? क्या हाल कर दिया उस बच्ची का? पर तू फिक्र मत कर ओनू, में जरूर उसे ठीक करके उसके पैरों पर दोबारा खड़ा करूंगी, उसे वापस उतना मजबूत बनाऊंगी ताकि वो अपना इंतकाम उस राक्षस से खुद ले। तू उसे यहाँ ले आ, तुझे पता है मैं कोलकाता नहीं आऊंगी। इतना बोल वो शांत हो गई। अनिरुद्ध उनकी बात समझते हुए बोला, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है मिष्टी, मैं दोबारा आपके जख्मों को हरा करने को कभी नहीं कहूँगा, इसलिए मैं खुद उसे लेकर नैनीताल आ जाऊंगा, बस आपसे बात करनी थी मुझे। अनुराधा उससे बोली, तू उसे बस यहाँ ले आ, बाकी उसे ठीक करने का जिम्मा मुझ पर छोड़ दे। उसकी बातें सुन अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया। कुछ देर नॉर्मल बात करके अनिरुद्ध ने कॉल कट किया और डिनर करके वो हॉस्पिटल चला आया। अगले दिन उसने डॉक्टर से बात की और उन्हें अपनी योजना बता दी। डॉक्टर साहिबा ने भी 2 दिन बाद अनुदिता को डिस्चार्ज करने को कह दिया। डॉक्टर साहिबा ने हिदायत देते हुए कहा, देखो अनिरुद्ध, ये इतना आसान नहीं है। कोलकाता से नैनीताल पूरे 1402.8 किलोमीटर दूर है। पूरा एक ढेर दिन लगेगा बाय रोड जाने में, और ये पॉसिबल भी नहीं है। ऐसे में पेशेंट की हेल्थ खराब हो सकती है। अनिरुद्ध उन्हें आश्वासन देते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ से बस हवाई अड्डे तक जाना है एम्बुलेंस में, बाकी मैंने नानू से बोलकर एक चोपर का इंतजाम करा दिया है, उससे हम 1 दिन का रास्ता आधे दिन में पूरा कर लेंगे। इसलिए आप अनुथिता की फिक्र मत कीजिए, अपनी जान से ज्यादा उसकी जान की फिक्र है मुझे। डॉक्टर मुस्कुरा के बोली, बहुत कीमती है वो। हम बहुत ज्यादा, द्वंद्व भरी मुस्कान लिए अनिरुद्ध बोला। डॉक्टर साहिबा बोली, तो उसे जल्दी से नॉर्मल करके ले आओ और उसके गुनहगार को बतर से बतर सजा दो, ताकि वो हेवेन और किसी मासूम के साथ ऐसा सलूक ना कर पाए। अनिरुद्ध के आंखों में गुस्सा उतर आया। बस एक बार ये सही हो जाए, उसके बाद ही कुछ कर पाऊंगा मैं, पर अपने गुनहगारों को सजा तो अपने हाथों से देगी तुम हो ना। अब इसके साथ ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी, बाकी कोई भी परेशानी हो बेझिझक मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं आ जाऊंगी वहाँ। फिलहाल चलती हूँ, कुछ पेशेंट को चेक करना है। इतना बोल डॉक्टर चली है। अनिरुद्ध ने 2 दिन बाद नैनीताल जाने की व्यवस्था करा दी। एक फुली मैनेज एम्बुलेंस कर साथ एक नर्स का इंतजाम भी उसने कर दिया। 2 दिन बाद अनुदिता को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के अनिरुद्ध उसे लेकर नैनीताल के लिए निकल गया। सुबह निकले वो लोग शाम तक नैनीताल पहुंच गए। वहां चोपर हवाई अड्डे पर उतरा। एक एम्बुलेंस पहले से ही वहां मौजूद थी। अनुदिता को उसमें अच्छे से रखा गया और फिर सब वहां से अनुराधा के एनजीओ के लिए निकल गए। आधे घंटे के सफर के बाद एम्बुलेंस आकर बड़े से गर्दन के सामने रुकी। अनुराधा गर्दन में ही मौजूद थी। एम्बुलेंस देख उसने गेट खोलने का इशारा किया। गेट खुला तो गाड़ी अंदर आ गई। बड़े से गर्दन के बाद एक बड़ी सी हवेली, जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षर में नया सवेरा लिखा था। कमरा खोलो जाके और देखो सारी व्यवस्था। एक बार फिर से एक सर्वेंट से बोलते हुए अनुराधा गाड़ी के तरफ बढ़ने लगी। सांस से पहले एम्बुलेंस से अनिरुद्ध निकला। अनुराधा अनिरुद्ध के गले लग गई, उसकी आंखें गीली हो गईं। ओनू, मेरा बब्यू, पूरे 2 साल बाद देख रही हूँ तुझे। अनिरुद्ध उसके बाल को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ मिष्टी, में अभी 2-3 दिन यही हूँ, जी भर के शिकायत कर लेना आप, अभी फिलहाल अंदर चलें। अनुराधा अपने आंसू पोंछते हुए अलग हुई और बोली, वो बच्ची कहाँ है? उसे लेकर अंदर चल, पहले मैंने सारी तैयारी कर रखी है, उसे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी।
अनिरुद्ध ने अनुदिता को आराम से एम्बुलेंस से निकाला पर इसे ले कर अंदर बढ़ गया। उसे अच्छे से लेटा के वो दूर हुआ तो अनुराधा उसके पास बैठ उसके सर पर हाथ फेरते हुए अनिरुद्ध से बोली, ओनू, ये अभी तक बेहोश है क्या? अनिरुद्ध, नहीं मिष्टी। इसे होश आ चुका है पर अभी पूरी तरह से ये होश में नहीं आई है, कुछ दिन दवा देना है फिर पूरी तरह होश आ जाएगी इसे। बेहोशी में दवा कैसे देते हो इसे? सिरिंज के थ्रू। अच्छा, वैसे ये बच्ची है कौन ओनू, तू कैसे जानता है इसे? और तू इतना फिक्रमंद है, मतलब कोई खास है क्या? अनुराधा ने सवाल किया तो अनिरुद्ध थोड़ा सकपका गया। वो मिष्टी में इससे 1 साल पहले दार्जिलिंग में मिला था। एक केस के चलते वहां के डॉन कहे जाने वाले काली भाई ने मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तब इसने मेरी जान बचाई थी। ये भी आपकी तरह एक सोशल वर्कर थी। मुझे इसे देखकर पहली नजर का प्यार हुआ। मिष्टी, इससे मिलने की इच्छा थी मुझे पर ये कहीं मिली नहीं, और जब मिली तो इस हालत में। बोलते बोलते अनिरुद्ध का गला चोक हो गया, उसकी आंखें भी पानीली हो गई। अनुराधा उसके कंधे पर हाथ रख उसके गाल को सहलाते हुए बोली, मेरे ओन की पसंद है, यकीनन लाजवाब होगी, और अब इसे सही करना मेरे लिए बहुत जरूर है, इसलिए तू फिक्र मत कर, बस 2 महीने दे। 2 महीने बाद जब तू यहाँ आएगा तो इसे सही सलामत पाएगा, साथ ही इसे इतना मजबूत बना दूंगी मैं फिर जिस हेवन ने इस मासूम की ये हालत की उसे ये खुद अपने हाथों से खत्म करेगी। अनुराधा की बात सुनकर अनिरुद्ध उसके गले लग गया। उसकी नजर सिर्फ अनुदिता पर थी जो अभी भी बेजान सी बेड पर पड़ी थी। उसके आंखों से एक बूंद आंसू निकल गए। मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी न्यू कहानी जल्द से जल्द आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। आपका आभार।